Hi students, so welcome back to our series of Cracking CAT 2025 through VRC. We've discussed the concepts in detail, and then we've also started solving our 2023 slot 1 PYP, out of which we've covered 2 passages. Today we'll cover the other 2 passages, and in subsequent classes we'll be solving the whole paper and the subsequent slots that were there for the 2 years. Okay. सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं आरसी में. फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पिछली बार देखा और पहले भी हम लोग देखते हैं, दैट योर आरसी इन कैट इज इन्फ्रेंस बेस्ड. इन्फ्रेंस बेस्ड के अलावा एक चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि इन्फ्रेंस बेस्ड के साथ साथ देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इफ वी कीप इन माइंड. दिस हेल्प्स अस टू सॉल्व पेपर इन टाइम. अदरवाइज पेपर पढ़कर सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क. काफ़ी सारा टाइम हो तो अल्टीमेटली कर ही लेंगे, राइट? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि टाइम में करना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है कैट को. विदाउट टाइम इजीली क्रैक हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हमको. इन्फ्रेंस बेस्ड है, उसके लिए हमें हमारा इन्फ्रेंस हमारा सॉलिड होना चाहिए. इन्फ्रेंस इज व्हाट वी ड्रॉ आउट फ्रॉम द पैसेज, राइट? कॉन्सेप्ट्स हेल्प अस with few of inferences because it helps us to look at certain points such as POV divide, जो कि हमने RC में नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने पैरा कंप्लीशन में पढ़ा था. बट पॉइंट ऑफ व्यू जो डिवाइड है, अगर हम लोगों को वो दिख जाता है पैसेज में, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ओपिनियन ऑफ द पैसेज, बेसिकली ओपिनियन ऑफ द ऑथर क्या होगा, राइट? इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है. सो पैसेज ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, दैट स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन, गोज ऑन टू बॉडी ऑफ द पैसेज एंड अल्टीमेटली ड्रॉज अप टू कंक्लूजन. अब कंक्लूजन डिराइव कैसे होगा, वेदर इट इज करेक्ट or incorrect, depends on one thing that is before introduction, that is assumption. Assumption is a pre-notion that is set in author's mind, right? ऑथर के दिमाग में पहले से जो उसका ओपिनियन होता है किसी भी चीज़ को रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसके बेसिस पर वो उसको मोटिवेट करता है कि वो पैसेज लिखना स्टार्ट करे, टू राइट द पैसेज. सो बेसिकली assumption is nothing but point that needs to be proven in passage. और जब वो पॉइंट प्रूव हो जाता है, दैट इज कंक्लूजन, राइट? तो इसीलिए कई बार बोला जाता है कि assumption एंड कंक्लूजन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. दूसरी चीज, अगर आपको assumption निकालना है किसी क्वेश्चन का और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं assumptions के, नाउ यू आर स्टक बिटवीन 2 ऑप्शन, तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप मतलब उसको उल्टा कर दीजिए, राइट? जैसे ही आप उसको चेंज करते हो, उसको नेगेटिव कॉनोटेशन देते हो इफ इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, और इफ इट इज अ नेगेटिव यू गिव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. अगर उस केस में आपका कंक्लूजन गेट्स किल्ड, दैट मीन्स if you make assumption deliberately wrong, if you make assumption wrong, it leads to wrong conclusion, that means it is your answer. आपने assumption को गलत कर दिया but no effect on conclusion is there, यहां पे इट इज अ रॉन्ग अजम्पशन. रीजन,
मेरे दोनों पॉइंट्स, बिकॉज जिस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने पैसेज लिखा एज ऑथर, अगर उन दोनों में से ही कोई एक गलत हो गया और दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दैट मीन्स मेरा वो पॉइंट ही नहीं था। और अगर मेरे दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड हैं तो एक के गलत होने पर दूसरे का गलत होना ही मतलब गलत होगा ही होगा। You cannot have an anomaly wherein your conclusion is right and your assumption is wrong. That cannot happen, right? तो इसलिए हमको एक चीज याद रखनी है, that assumption dictates conclusion, correct? अब conclusion से पहले हम लोगों के पास body of the passage था। बॉडी ऑफ द पैसेज में फैक्ट प्लस ऑक्सिलरी स्टेटमेंट प्लस ओपिनियन ऑफ ऑथर भी होता है, राइट? फैक्ट क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है विच इज वेरीफाइबल इन नेचर एंड रिपीटेडली वेरीफाइबल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि वो एक बार वेरीफाई हो सकता है, नो, इट कैन बी वेरीफाइड अगेन एंड अगेन। Auxiliary statements act as a bridge between fact and opinion of the author. Basically, auxiliary statements are analysis of the author, जिसकी वजह से author एक अपना opinion देता है, ठीक है? This is assertion. And ultimately जो भी opinions वो देगा छोटे छोटे, वो सारे जब हम consolidate कर लेंगे, consolidated opinions of author is nothing but conclusion. दूसरी चीज, आपका जब inference का क्वेश्चन आता है, how do you realize that your inference is correct? You will realize that your inference is correct only when it matches the assumption of the author. ठीक है? अब प्रिमाइस एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे वीडियोस में आप लोग देखोगे प्रिमाइस एक वर्ड होता है। प्रिमाइस होता क्या है? प्रिमाइस इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ पैसेज। प्रिमाइस फाउंडेशन ऑफ पैसेज का काम करता है, जिसके ऊपर आप पूरा पैसेज का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो। पैसेज का स्ट्रक्चर क्या बिल्ड होता है? सी प्रिमाइस बिकम द फाउंडेशन, बेस बन गया। अब बेस के ऊपर आप अपने फैक्ट्स, ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स और ओपिनियन, इसके बेसिस पे आप उस स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हो। जितना स्ट्रॉन्ग आपका प्रिमाइस होगा, इट इज अज्यूम्ड कि अगर ये सही हुए तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। Similar to a construction of a building, if the foundation is strong, structure थोड़ा सा ढीला है तो पूरा structure strong नहीं होगा। Foundation is correct, structural wise भी correct है, तभी वो चीज़ पूरी solid होती है, robust होती है, right? Otherwise it may fall down. Alright? यही सारे points को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। Let us solve our passages. So let us read this passage. Residents of Lozère, a hilly department in southern France, recite complaints familiar to many rural corners of Europe. In remote hamlets and villages with names such as Libeken and Libeken View, mayors grumble about a lack of local schools, lack of local schools, jobs और phone and internet connections. So जो ये जगह की बात हो रही है सदर्न फ्रांस में, ठीक है, रूरल कॉर्नर्स ऑफ यूरोप की बात हो रही है, वहाँ पर विलेजेस लाइक लिबेकन एंड लिबेकॉन व्यू, वहाँ पर क्या है, मेयर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ की है? लोकल स्कूल्स की, जॉब्स की, फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शंस की। फार्मर्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स एड अनदर कंसर्न, जो फार्मर्स हैं ग्रेजिंग एनिमल्स के, उनके लिए एक दूसरा कंसर्न है जो उन्होंने ऐड किया हुआ है इन सारी प्रॉब्लम्स में, दैट इज द रिटर्न ऑफ वुल्व्स। इरेडिकेटेड फ्रॉम फ्रांस लास्ट सेंचुरी, मतलब कि वुल्व्स वर इरेडिकेटेड। इरेडिकेटेड मीन्स विलुप्त, उनको खत्म कर दिया गया था फ्रांस से लास्ट सेंचुरी में। The predators is
For wolves, the predators are gradually creeping back to the more forests and hillsides. यानी कि जो wolves हैं वो वापस धीरे धीरे फॉरेस्ट और हिलसाइड्स की तरफ आ रहे हैं. The wolf must be taken in hand, said an aspiring parliamentarian. Right? एक पार्लियामेंटेरियन ने क्या बोला? उसने बोला कि भाई वुल्फ्स को कंट्रोल करना जरूरी है. फ्रांसिस पैलोम्बी उस बंदे का नाम होगा. When pressed by voters in an election campaign early this summer, मतलब कि जब उसके ऊपर प्रेशर आया वोटर्स का उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तब उस पार्लियामेंटेरियन ने क्या बोला कि वुल्फ्स के साथ डील करना जरूरी है. Tourists enjoy visiting a wolf park in Lozère, but farmers fret over their livestock and their livelihoods. टूरिस्ट तो एंजॉय करते हैं वुल्फ पार्क में जाना कि भाई चलो वुल्फ देखने को मिलेगा, लेकिन जो लोज़ेर के रेजिडेंट्स हैं या फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? उनको ये चीज़ पसंद नहीं, बिकॉज दे आर स्कैर्ड फॉर देयर लाइफ स्टॉक एंड देयर लाइवलीहुड्स. वाई? बिकॉज wolves generally harm their livestock, that is the animals that they keep, domesticable animals that they keep. उनको वो लोग they eat them or they try to take away, और livelihoods उनकी इफेक्ट होती है इस वजह से. And as early as 9th century, the royal office of the Lupari wolf catchers was created. देखिए डबल हाइफन है तो wolf catchers कौन है? Lupari is nothing but wolf catchers. Was created in France to tackle the predators. wolf को tackle करने के लिए लुपारी create किया गया था royal office. Those official hunters and others completed their job in 1930s. 1930s में उन लोगों ने अपना काम complete किया. When the last wolf disappeared from the mainland, वहाँ से last wolf चला गया. Active hunting and improved technology such as rifles in the 19th century, plus the use of poison such as strychnine later on caused the population collapse. और उसके बाद poison like strychnine और improved technology, active hunting, उनको actively hunt किया जाता था. Improved technology in rifles 19th century में with use of poison such as strychnine caused the population to collapse. मतलब उनकी population जो है wolves की वो खत्म हो गई थी, collapse हो गई थी. But in the early 1990s the animals reappeared. वो लोग वापस आ गए 1990s में. कहाँ से आए? They crossed the Alps from Italy. Alps is the place, the forest where alpine trees grow. From Italy, upsetting sheep farmers on the French side of the border. यानी कि French side of the border में sheep farmers को वो परेशान करने लगे. Wolves have since spread to areas such as Lozère. यानी कि wolves वापस से spread होने लगे एरिया में. Delighting environmentalists who see the predator's presence as a sign of wider ecological health. इस ये जो पूरा फिनोमेना हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उनका वापस रीएमर्ज होने का, इसकी वजह से कौन खुश हुआ? एनवायरमेंटलिस्ट. एनवायरमेंटलिस्ट बहुत खुश हैं. वो क्या देख रहे हैं कि वापस से एनिमल आ गया. दैट मीन्स इट इज अ साइन ऑफ वाइडर इकोलॉजिकल हेल्थ. मतलब द इकोलॉजिकल हेल्थ इज टेकिंग अ गुड शेप. फार्मर्स who say the wolves cause the deaths of thousands of sheep and other grazing animals are less cheerful. फार्मर्स जिनके शीप्स और दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स को वुल्फ खा जाते हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं है, उनके लिए ये न्यूज अच्छी नहीं है. दे ग्रम्बल दैट ग्रीन एक्टिविस्ट्स एंड पॉलिटिकली करेक्ट अर्बन टाइप्स हैव अलाउड द रिटर्न ऑफ एन ओल्ड एनिमी. उनका ये मानना है कि जो ग्रीन एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकली करेक्ट अर्बन टाइप्स हैं, जिनको हर चीज में करेक्ट होना है पॉलिटिकली, उन लोगों की वजह से ये जो पुराना एनिमी है वो वापस आ गया. Next, various factors explain the changes of the past few decades. Rural depopulation is part of the story. बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस रीजन के लिए, क्यों उनके वापस आने के रीजन के लिए. रूरल depopulation is part of the story. Rural depopulation means people moving away from rural areas to cities. In Lozère, for example, farming and once flourishing mining industry supported a population of over 140,000 residents, of 1,40,000 residents in the mid 19th century. 1 लाख almost 1.5 lakh लोग थे, which was supported by farming and a flourishing mining industry in Lozère
Today the department has fewer than 80,000 people. That means there are only 80,000. Almost आधा हो चुका है. Many in its town. यानी कि उसके टाउन्स में बहुत लोग पहुंच गए हैं गांव की जगह. As humans withdraw, forests are expanding. जैसे जैसे humans रूरल एरिया से जाते जा रहे हैं, जगह खाली होती जा रही है. Trees are growing, forest is expanding in that area. In France, between 1990 and 2015, forest cover increased by an average of 1,02,000 hectares each year. हर साल 1,02,000 हेक्टेयर्स के आसपास on an average forest area increase हुआ है between 1990 to 2015 as more fields were given over to trees. Now nearly 1/3 of the mainland France is covered by woodland of some sort. अब 1/3 of mainland France is covered by woodland, means is covered by trees of some sort. So it is a forest area, you can say. The decline of hunting as a sport also means more forests fall quiet. अब hunting जो है sports की तरह नहीं देखा जाता, तो उसकी वजह से बहुत सारे forests और शांत हो गए. वरना पहले hunting होती रहती थी तो forests were also lively because of it. In the mid to late 20th century, over 2 million hunters regularly spent winter weekends tramping in woodland, seeking boars, birds and other prey. 20th century में 2 million hunters के आसपास forest में घूमते थे, hunt करते हुए किस चीज को? boars, birds and other prey. Today the Fédération Nationale des Chasseurs or Casseurs, the national body, claims 1.1 million people hold hunting licenses. That means 2 million hunters से licenses कम हो गए, 1.1 million hunters हो गया. Though the number of active hunters is probably lower. That means जो लोग actively hunt कर रहे हैं, that number is a little lower than this. The mostly protected status of the wolf in Europe, यानी कि उसको protected status में डाल दिया wolf को, यूरोप में hunting them is now forbidden, or you can say it is illegal. It is not legal by the law, other than when occasional culls are sanctioned by the state. यानी कि सिर्फ एक ही उसमें एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन है, जब स्टेट स्पॉन्सर्ड हंटिंग हो. दैट मीन्स द गवर्नमेंट आस्क्स यू टू किल देम. प्लस द एफर्ट्स ऑफ एनजीओज टू ट्रैक एंड काउंट द एनिमल्स, यानी कि कुछ एनजीओज भी पार्ट ले रहे हैं to track the animals and count them, to check upon the number of wolves that have disappeared due to hunting, also contribute to the recovery of wolf population. इसलिए hunting नहीं हो रही है, so that is why recovery of wolf population is also happening. As the lupine population of Europe spreads westwards, with occasional reports of wolves seen closer to urban areas. जैसे जैसे ये population यूरोप में स्प्रेड हो रही है वेस्ट की तरफ, अर्बन एरियाज में भी वुल्व्स देखे जा रहे हैं. एक्सपेक्ट टू हियर ऑफ मोर क्लैशेस बिटवीन फार्मर्स एंड दोज हु सेलिब्रेट द प्रेडेटर्स रिटर्न. अब देखिए, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत क्लैशेस होंगे फार्मर्स और किसके बीच में? जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वुल्व्स के रिटर्न का. कौन लोग करते हैं? Environmentalists are the one who were cheering for the wolves' return, because see, ये रहा. Delighting environmentalists who see the predator's presence as a sign of wider ecological health, because they see this factor as a betterment in ecological health in totality, right? तो जो सेलिब्रेट करते हैं प्रेडेटर्स का रिटर्न. नाउ फार्मर्स लॉसेस आर रियल बट आर नॉट द ओनली इकोनॉमिक स्टोरी. दैट मीन्स फार्मर के जो लॉसेस हैं दे आर रियल बट दे डू नॉट एनकैप्सुलेट द होल इकोनॉमिक स्टोरी दैट इज देयर, बिकॉज टूरिस्ट वेन्यूज सच एज पार्क्स वेयर वुल्व्स आर केप्ट, यानी कि ऐसे पार्क जहां पर वुल्व्स को रखा जाता है, टूरिस्ट वहां विजिट करते हैं, एंड द एनिमल स्प्रेड इज डिस्कस्ड, एनिमल का स्प्रेड होना डिस्कस किया जाता है. ऑल्सो जनरेट इनकम एंड जॉब्स इन रूरल एरियाज, यानी कि वो रूरल एरियाज में इनकम और जॉब जनरेट कर रहा है. राइट, सो नाउ वी हैव क्वेश्चंस. पैसेज में बहुत बेसिक सी चीज है. वुल्व्स फार्मर्स को परेशान कर रहे हैं बिकॉज दे ईट देयर लाइव स्टॉक एंड
their livelihood gets affected. Farmers do not like that the wolves are coming back, though wolves were eradicated from the France due to Lupari, because of the help of Lupari, right? उसके बाद wolves वापस आ रहे हैं, they crossed from Alps from Italy. This is a happy news for environmentalists because they feel that this is a betterment in ecological health. Correct? फार्मर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, दोनों के बीच के क्लैश के बारे में बताया जा रहा है. और इसका एक और रीजन बताया जा रहा है दैट सिंस द रूरल डिपॉपुलेशन इज हैपनिंग, दैट मीन्स पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द रूरल एरियाज. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि भाई वहाँ पर ट्रीज ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता जा रहा है, एंड एक्टिव हंटिंग कम हो चुकी है, तो द वुल्फ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस. Which one of the following has not contributed to the growing wolf population in Lozère? That means wolf के population के growth में किसका role नहीं है? A decline in the rural population of Lozère. This is increasing forest land. So this is increasing population of wolves. An increase in woodlands and forest cover in Lozère. So this is given here, so implied here. The shutting down of the royal office of the Lupari. The shutting down of the royal office of Lupari. अच्छा, royal office of Lupari shut down क्यों किया गया था? As early as the 9th century, the royal office of Lupari wolf catchers was created in France to tackle the predators. Those official hunters completed their job in 1930s when last wolf disappeared from the mainland. यानी कि उन लोगों ने पॉपुलेशन कम करने का काम किया था, बढ़ाने का नहीं. So this might be our answer. Let us look at the next option. The granting of a protected status to wolves in Europe. Grant से decrease in hunting, so increase in population of wolves. Answer is C. Next, the inhabitants of Lozère have to grapple with all of the following problems except. Grapple with all of the following problems. Grapple, that means they have to deal with or face these problems. Except, it means एक प्रॉब्लम ऐसी है जो उनको फेस नहीं करनी पड़ती. पहला, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है दैट द मेयर्स ग्रम्बल अबाउट द एजुकेशनल फैसिलिटीज, फोन एंड इंटरनेट कनेक्शंस, राइट? दिस इज गिवन. Poor rural communication infrastructure, this is also given. Livestock losses, this is also given. D वाला मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, but still it is given. Decline in the number of hunting licenses. Hunting licenses, अब देखिए पैसेज में दिया हुआ है that there is decline in the number of hunting passages, sorry, hunting licenses. But we need to understand one thing कि भाई पैसेज में जो hunting licenses के बारे में दिया हुआ है, it is in all of France. It is in all of France, not just Lozère. So this becomes your answer. Correct? आगे बढ़ते हैं. Which one of the following statements, if true, would weaken the author's claims? ठीक है, ऑथर का क्लेम क्या है? ऑथर का क्लेम ये है दैट, दो तीन क्लेम्स जो हैं ऑथर के वो देखते हैं. फार्मर्स डू नॉट लाइक वुल्व्स, एनवायरमेंटलिस्ट लाइक वुल्व्स रिटर्न ड्यू टू ecological health. Ecological health. तीसरा, not only farmers problem
to be seen, wolf parks are generating jobs and income in rural areas, right? जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इनकम क्रिएट हो रही है रूरल एरियाज में बिकॉज ऑफ द वुल्फ पार्क, जहां पर टूरिस्ट विजिट करते हैं. तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिससे जो ऑथर का क्लेम है. अब ये देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट किसी एक स्टेटमेंट को वीकन कर रहा है. हैविंग माइग्रेटेड आउट इन द लास्ट सेंचुरी, वुल्व्स आर नाउ रिटर्निंग टू लोजेर. दिस इज अ फैक्ट, नॉट a statement that would, weaken the author's claim. Correct? Second, unemployment concerns of the residents of Lozère. It is not weakening because it is given that it is generating income and jobs in the rural areas. Third, wolf attacks on tourists in Lozère on the rise. ये एक ऑप्शन इसलिए हो सकता है, इट इफेक्ट्स दिस, बिकॉज अगर टूरिस्ट्स के ऊपर अटैक होगा, दे विल नॉट विजिट, हेंस दिस पॉइंट गेट्स किल्ड, दिस पॉइंट गेट्स वीकेंड. जब टूरिस्ट विजिट ही नहीं करेंगे तो इनकम कैसे जनरेट होगी, लोगों के लिए जॉब्स कैसे जनरेट होंगी रूरल एरियाज में, बिकॉज दे आर जनरली रिलेटेड टू द वुल्व्स पार्क्स दैट आर where wolves are kept specifically because tourists are visiting there, right? Fourth, the old mining sites of Lozère are now being used as grazing pastures for sheep. This is a positive thing. So this is not affecting any of these points. So our answer becomes C. Next. The author presents a possible economic solution to an existing issue facing Lozère that takes into account the divergent and competing interests of, right? Competing interests and divergent. कौन सी दो पार्टीज ऐसी हैं जिनके अलग इंटरेस्ट थे और अलग इश्यूज थे और अलग कंसर्न्स थे? पहला इंपॉर्टेंट इज फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट. पॉलिटिशियंस का मेंशन बाद में है बट वो अर्बन टाइप्स के लिए है. करेक्ट? देखते हैं. पॉलिटिशियंस एंड फार्मर पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस नो. फार्मर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट पॉसिबिलिटी, टूरिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट नो. मेजर पॉसिबिलिटी इज फार्मर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट बिकॉज दे आर हैप्पी and they are not. Politicians का एक एक्शन दिया है, right? Major part is environmentalist, so that is why this becomes our answer. Farmers और environmentalists के बीच में there is competing interest because farmers feels के भाई हमारे लाइव स्टॉक और हमारी लाइवलीहुड के ऊपर बात आ रही है, जहां पर पॉसिबल सोल्यूशन जो है दैट टू कीप वुल्व्स इन द पार्क, वो उनकी लाइवलीहुड को तो बचा रही है लेकिन उनके लाइव स्टॉक को खत्म कर रही है. एंड रूरल डीपॉपुलेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच, एंड द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे, अगेन रेजिंग द कंसर्न्स ऑफ द फार्मर्स एंड वैलिडेटिंग दोज कंसर्न्स. करेक्ट? तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस वन, सो दैट इज वाई दिस इज योर आंसर. ठीक है? सो वी आर ऑन आवर नेक्स्ट पैसेज हियर. ठीक, स्टार्ट करते हैं. 50 years आफ्टर इट्स पब्लिकेशन. देखिए नाउन प्रोनाउन यहां दिया हुआ है बट हमारे पास नाउन नहीं है. देखते हैं. पब्लिकेशन इन इंग्लिश in 1972 and just a year since Marshall Sahlins himself died, we may ask why did his essay, देखो दे दिया प्रोनाउन का नाउन दे दिया, his essay ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी. ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी एक ऐसे था, किसने लिखा था? सालिन ने लिखा था. और हम लोग उसके 50 साल बाद जब इंग्लिश में हुआ है तब हम कुछ पूछ रहे हैं, वी मे आस्क.
Why did his essay, The Original Affluent Society, have such an impact and how has it fared since? उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे था और उसके बाद वो कैसा रहा आगे? Salin's principal argument was simple but counterintuitive. Before being driven into marginal environments by colonial powers, hunter-gatherers or foragers were not engaged in a desperate struggle for meager survival. सालिन का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट जो था, जो बेसिक पॉइंट था जिसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था अपने ऐसे में, या अपने ऐसे में पुट रखने की कोशिश कर रहा था, वो क्या था? सिंपल था लेकिन काउंटर इंट्यूटिव इसलिए था बिकॉज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है इस चीज को. किस चीज को? कि कॉलोनियल मार्जिनल एनवायरनमेंट्स में ड्राइव करने के बाद, किसने ड्राइव किया? कॉलोनियल पावर्स ने. जो कॉलोनिस्ट थे उन लोगों ने किसको ड्राइव किया मार्जिनल एनवायरनमेंट्स में? द हंटर गैदरर्स एंड फॉरेजर्स, जो कि पहले, उसका मानना यह है, जो पहले डेस्परेट स्ट्रगल फॉर मीगर सर्वाइवल में नहीं थे. दे वर नॉट स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, जस्ट फॉर सर्वाइवल, जो कि कॉलोनियल पावर, कॉलोनियलाइजेशन के बाद, कॉलोनाइजेशन के बाद होने लगा, पहले नहीं था. जबकि लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले लोग ढंग से नहीं रह पा रहे थे. कॉलोनियल जो थॉट था वो यही था कि हम लोग जाके कॉलोनाइज इसलिए कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, क्यों? क्योंकि वो लोग अनपढ़ हैं, सुधरे हुए नहीं हैं, हम उनको सुधारेंगे, हम उनको ह्यूमन बनाएंगे. वो जानवरों की तरह ट्रीट करते थे बाकी सबको. क्वाइट द कॉन्ट्रेरी, दे सैटिस्फाइड देयर नीड्स with far less work than people in agriculture and industrial societies, leaving them more time to use as they wished. मतलब कि जो बेसिक assumption है उसके ऑपोजिट, ऑपोजिट टू दैट, ऑपोजिट टू व्हाट? कि वो सिर्फ वो स्ट्रगल नहीं कर रहे थे सर्वाइवल के लिए. ऑन द कॉन्ट्रेरी, opposite to that, they satisfied their needs with far less work. That means वो लोग अपनी needs को, भूख को, इन सब को easily satisfy कर लेते थे, even with less work that is put into agriculture by people and industries by various societies or people again. मतलब जितनी मेहनत और मशक्कत आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में कर रहे थे, उससे कम काम करके, उससे कम मेहनत करके वो अपना सर्वाइवल कर लेते थे, और उसकी वजह से उनके पास बहुत टाइम बचता था और उसको वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते थे. हंटर्स ही क्विप्ड, हंटर्स ही क्विप्ड मतलब ही सेड और ही मेड द पॉइंट, ही असर्टेड, कीप बैंकर्स आवर्स, जो हमारे लिए होता है ना 9 to 5. 9 to 5 के बाद में फैमिली भी संभल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, राइट? जिसको हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस. तो एक्चुअल बैंकर आवर्स उनके पास होते थे. सालिन का कहना ही है. रिफ्यूजिंग टू मैक्सिमाइज, मेनी वर मोर कंसर्न्ड विद गेम्स ऑफ चांस देन विद चांसेस ऑफ गेम. मतलब कि वो लोग हर चीज को बढ़ाना नहीं चाहते थे, जितना मिल रहा है उतने में सेटिस्फाइड रहते थे. एंड दे वर मोर कंसर्न्ड विद गेम्स ऑफ चांस, मतलब लक, जहां जो गेम है, गेम्स ऑफ चांस, देन विद चांसेस ऑफ गेम, मतलब कि मुझे गेम मिलेगा इसका चांस के इंतजार नहीं करते थे. दे वर मोर कंसर्न्ड विद गेम ऑफ चांसेस, गेम ऑफ लक, राइट? द सो कॉल्ड नियोलिथिक रेवोल्यूशन. अच्छा, नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज द न्यू स्टोन एज एरा. दैट मीन्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी shifted into as we shifted in as agrarian society, मतलब हम लोग एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हुए, उसके बाद फ्यूचर में चल के हम लोग इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट हुए. नियोलिथिक से पहले है पैलियोलिथिक. पैलियोलिथिक इज द लॉन्गेस्ट एरा इन ह्यूमन हिस्ट्री. ह्यूमन एवोल्यूशन में लॉन्गेस्ट एरा है पैलियोलिथिक, जहां पर हम लोग हंटर गैदरर्स और फॉरेजर्स की तरह ही रहते थे. एग्रीकल्चर वॉज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ठीक है? The so-called Neolithic revolution, rather than
इम्प्रूविंग लाइफ, मतलब कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन के थ्रू लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए थी, imposed a harsher work regime and set in motion the long history of growing inequality। मतलब कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने लाइफ सुधारने की जगह बहुत सारा काम डाल दिया लाइफ में, राइट और मुश्किल काम, हार्शर वर्क रेजिम एंड सेट इन मोशन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रोइंग इनइक्वालिटी। और उसने किस चीज का चक्र चलाया? ग्रोइंग इनइक्वालिटी का, राइट उसने वो चक्र स्टार्ट किया नियोलिथिक रेवोल्यूशन से। मोर ओवर फोरेजर्स हैड अदर ऑप्शंस, फोरेजर्स के पास और भी ऑप्शंस थे। द कॉन्टेम्पररी हाजदा ऑफ तंजानिया, हाजदा ऑफ तंजानिया इज अ ट्राइब, ठीक है, हु हैड लॉन्ग बीन सराउंडेड बाय फार्मर्स। मतलब कि हाजदा जो तंजानिया है उनके आसपास फार्मर्स थे बहुत समय तक के लिए। न्यू दे हैड ऑल्टरनेटिव्स, उनको मालूम था कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एंड रिजेक्टेड देम, और उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? टू साइलेंस दिस शोड, सालिन के हिसाब से इसका मतलब ये था फोरेजर्स आर नॉट सिंपली एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, वो सिर्फ डाइवर्सिटी की वजह से नहीं था, और विक्टिमहुड, विक्टिमहुड भी नहीं थे, बट समथिंग मोर प्रोफाउंड, that is something more important, that is they demonstrated that societies make real choices। मतलब के people और a society makes real choices, real choice हम ही बना रहे हैं, कोई और नहीं बना रहा real choice, ठीक। culture, a way of living oriented around a distinctive set of values, यानी कि ऐसा culture, ऐसा way of living जो एक set values principles के around इवॉल्व करता है। मैनिफेस्ट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि उसकी वजह से सेल्फ डिटर्मिनेशन पैदा होती है लोगों के अंदर, कलेक्टिव इन अ सोसाइटी। बट लेकिन द पॉइंट ऑफ द एसे इज नॉट सो मच, द पॉइंट ऑफ द एसे इज नॉट सो मच द एम्पिरिकल वैलिडिटी ऑफ द डेटा। ऐसे का ये दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेटा कितना वैलिड है हमारा पुराना, एम्पेरिकल मीन्स ऑब्जर्वेशनल डेटा और पुराना डेटा, ठीक है, जिसको ऑब्जर्व किया गया हो, कलेक्ट किया गया हो। द रियल इंटरेस्ट फॉर मोस्ट रीडर्स आफ्टर ऑल इज नॉट द फोरेजर्स ईदर टुडे और इन द पैलियोलिथिक, यानी कि जो फोरेजर्स हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है, ना कि आज के ना पैलियोलिथिक के टाइम के, बट रादर इट्स कॉन्सेप्चुअल चैलेंज टू कॉन्टेम्पररी इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन उसका चैलेंज न्यू, कॉन्टेम्पररी मींस मॉडर्न, मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ के अगेंस्ट उसका चैलेंज। एंड बर्जॉइज इंडिविजुअलिज्म, बर्जॉइज इज मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा सताया हुआ क्लास, at least in India we can say, right, middle class, middle class individualism के कॉन्सेप्ट को जो चैलेंज कर रहा था और मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ को जो चैलेंज कर रहा था, उसको लोग पढ़ना चाहते हैं। द एम्पेरिकल सर्व्ड अ फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल, द मतलब जो प्रूफ था, जो बुक थी, इट सर्व्ड एज फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, अ थॉट एक्सपेरिमेंट एंड स्टिमुलस टू द इमेजिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। दैट मीन्स उसने क्या किया, इट वर्कड एज अ मोटिवेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड स्टिमुलस इज किसी चीज को उकसाने वाली चीज, किसी चीज को स्टार्ट करने वाली चीज, टू द इमेजिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज की क्या इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती है, कैन वी हैव रियल चॉइस, कैन वी हैव रियल फ्रीडम। कल को अगर कोई ये सोच ले कि नहीं हम आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे, हंट करेंगे, खाना खाएंगे, इज दैट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट हाउ, दैट इज नॉट द वे हाउ वी लिव। बट नियोलिथिक रेवोल्यूशन के टाइम पे, पैलियोलिथिक के टाइम पर यही था। विद इट्स टाइटल्स नॉड टुवर्ड किसका? द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी का, नॉड टुवर्ड द एफ्लुएंट सोसाइटी। अच्छा, एक और बुक है जिसका नाम है एफ्लुएंट सोसाइटी या ऐसे, उसके टाइटल का नॉड मतलब कि उसका टाइटल इससे मिलता जुलता है,
इकोनॉमिस्ट जॉन केनेथ गैल्ब्राइथ, यानी कि गैल्ब्राइथ की जो फेमसली स्केप्टिकल पोर्ट्रेट ऑफ अमेरिकाज पोस्ट वॉर प्रॉस्पेरिटी एंड इनइक्वालिटी, यानी कि गैल्ब्राइथ की जो फेमसली उसने skeptical is optimism is hopefulness, skeptical is opposite of it, skepticism, right? Negative चीजें देखना कि he was not hopeful of any bright future, right? Portrait of America's post-war prosperity and inequality. See, he was not hopeful of the post-war prosperity and inequality. Inequality को लेकर वो hopeful नहीं था. He knew that inequality is going to grow in future. And dripping with new left contempt for consumerism, यानी कि he was against consumerism. कॉमा दे दिया है इसके बाद द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी, यानी कि हमारा ओरिजिनल ऐसे ब्रॉट दिस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. दिस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू गैल्ब्राइथ का है, ये कहाँ से मिला उसको मिला द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी से. मतलब कि उसने स्टिमुलस दिया, यहाँ दिया ना स्टिमुलस टू द इमेजिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज. तो हो सकता है कि गैल्ब्राइथ ने जो बुक या ऐसे लिखा दैट वाज इंस्पायर्ड थ्रू द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी, जो हमने स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ा. brought this critical perspective to bear on the contemporary world, right? It did so through the classical anthropological move. Anthropological is, हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था, it is study of humanity on time scale, right? Through the classic anthropological move of showing that radical alternatives to the reader's lives really exist, यानी कि एकदम से शिफ्ट करने वाली चीजें, एकदम से चेंज करने वाली चीजें जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो रीडर्स की जिंदगियों में अवेलेबल हैं. दैट मीन्स जो अभी हम बोल रहे थे कि हम सारा काम वाम छोड़ करके बैठ करके हंट करके खाएंगे, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. ऑप्शन इज देयर बट समवन नीड्स टू डू इट. दैट्स द क्वेश्चन, राइट? इफ the capitalist world seeks wealth through ever greater material production to meet infinitely expansive desires, foraging societies follow the Zen road to affluence, not by getting more but by wanting less. मतलब कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो हमेशा क्या सोच रहा है? वी नीड टू प्रोड्यूस मोर इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपैंडिंग डिमांड्स. जितनी डिमांड ग्रो कर रही है हमें उसको मीट करना है. हम अभी से स्टिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द ग्रोथ ऑफ द डिमांड, और उसके बेसिस पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन किस तरीके से प्लान करें. वहीं पर दूसरी जो फॉरेजिंग सोसाइटी थी वो क्या सोचती थी? दे फॉलोड द ज़ेन रोड टू एफ्लुएंस. ज़ेन रोड इज फिलोसॉफिकल रोड टू एफ्लुएंस. नॉट बाई गेटिंग मोर, वो ज्यादा नहीं, उनको ज्यादा नहीं मिलता था, बट दे वॉन्टेड लेस. दैट मीन्स दे वर सैटिस्फाइड इन अ लॉट लेस. इफ इट सीम्स दैट फॉरेजर्स हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाई प्रोग्रेस, अगर ऐसा लगता है कि फॉरेजर्स प्रोग्रेस की वजह से पीछे रह गए हैं, दिस इज ड्यू ओनली टू द एथनोसेंट्रिक सेल्फ कंग्रेचुलेशंस ऑफ द वेस्ट. इट मीन्स दैट इज ओनली ड्यू टू हमारा सेल्फ सेंट्रिसिज्म और खुद की पीठ थपथपाने वाली आदत किसकी? वेस्ट की, जिसने कॉलोनाइज किया पूरे वर्ल्ड को इन स्टेजेस. रादर देन accumulate material goods, these societies are guided by other values, leisure, mobility and above all freedom. वो लोग अपने लिए चीजें accumulate नहीं कर रहे हैं, अपने लिए चीजें इकट्ठी नहीं कर रहे, जोड़ नहीं रहे हैं जीवन के लिए. उनका बहुत सिंपल है फंडा. लीजर, आराम से मौज मस्ती करना, मोबिलिटी, कहीं भी उठ के चल दो जहां मन करे, एंड उस सब के ऊपर दे हैड फ्रीडम टू डू ऑल दैट. कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. Viewed in today's context, of course, not every aspect of the essay has aged well. आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जितने भी एस्पेक्ट ऐसे के हैं वो सब सही से
नहीं एज हुए हैं, दैट मीन्स दे हैव नॉट कम आउट टू बी एज गुड एज दे वर इंटेंडेड. वाइल एक्नॉलेजिंग द वायलेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, मतलब कि उन्होंने माना कि कॉलोनियलिज्म में वायलेंस हुआ, रेसिज्म भी था और डिस्पोजेशन भी था, मतलब कि लोगों से उनकी चीजें छीनी भी गई, लेकिन इट डज नॉट थीमेटाइज देम एज हेविली एज वी माइट टुडे. यानी कि जितना स्ट्रांगली हम आज के टाइम में उनको कंडेम करते हैं, उस ऐसे में उसको कंडेम नहीं किया गया था. सॉरी, इट मीन्स कि भाई जितना हम लोग बुरा मानते हैं कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल टाइम को, राइट, उसने वायलेंस बोला कि वायलेंस होती थी, रेसिज्म होता था, लोगों से चीजें छीनी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन इतना बुरी तरीके से नहीं दिखाई, यानी कि इतना मान करके हाँ ऐसा हुआ था, बात खत्म. उससे ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ऐसे में. Rebuking evolutionary anthropologists for treating present day foragers as left behind by progress, it too can succumb to the temptation to use them as proxies for the Paleolithic. यानी कि evolutionary anthropologist के लिए जो ट्रीट करते हैं आज के फोरेजर्स को एज लेफ्ट बिहाइंड बाय प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस के साथ नहीं चले, वो पीछे रह गए, वो भी क्या कर सकते हैं, वो उन फॉरेजर्स को, मतलब पैलियोलिथिक एरा को आज के फॉरेजर से रिप्लेस कर सकते हैं. प्रॉक्सीज लिखा है ना, प्रॉक्सी मींस रिप्लेसमेंट. अटेंडेंस में प्रॉक्सी लगाई होगी कभी ना कभी क्लास में, वन फॉर अनदर, राइट. Yet these characteristics should not distract us from appreciating. लेकिन ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसकी वजह से हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए टू अप्रिशिएट Salin's effort to show that if we want to conjure new possibilities, that means conjure is to make up. If we want to make up new possibilities, we need to learn about actually inhabitable worlds. That means हमको ऐसे दुनिया के बारे में सीखना पड़ेगा जो एक्चुअली लिवेबल है, जहां पर रहा जा सकता है. करेक्ट. आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए पैसेज में एक ऐसे है, द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी, जिसमें फॉरेजर्स और नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात की है, जिसमें बताया कि जो फॉरेजर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, वो हमसे ज़्यादा बेटर थे. क्यों? क्योंकि उनके पास फ्रीडम थी, चॉइस थी उनकी लाइफ में, वो जो चाहते थे वो कर सकते थे, एंड नो वन वॉज बाउंड टू डू एनीथिंग. और अभी हम लोगों ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन में आके हम लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोगों ने अपना काम बढ़ा लिया, कम नहीं किया, राइट. और उन लोगों का काम कम में हो जाता था और आराम से रहते थे, मस्त रहते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी. सेम थॉट्स पर ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी बनी, राइट. उन्होंने क्या किया, ही हैड कंटेम्प्ट फॉर कंज्यूमरिज्म. उनका स्केप्टिसिज्म था किसको लेकर के, अमेरिका का पोस्ट वॉर प्रॉस्पेरिटी एंड इनइक्वालिटी को लेकर के, राइट. dripping with new left contempt for consumerism, and he was not a supporter of consumerism, right. So this thought was provoked or motivated originally by the original affluent society, जो कि सालिन का लिखा हुआ था. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. We can infer that Salin's main goal in writing the essay was to, सालिन का मेन गोल क्या था ऐसे लिखने का, put forth the view that despite egalitarian origins, economic progress brings greater inequality and social hierarchies. क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, that even after egalitarian origin, economic progress brings greater inequality and social hierarchies. यानी कि हम लोग भले ही हमारा ओरिजिन फोरेजर वाला ना हो, एकदम बेसिक ह्यूमन वाला हो, तब भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या करता है, इनइक्वालिटी लेके आता है, सोशल हायरार्कीज लेके आता है. ऐसा जरूरी नहीं था. दैट वाज अ सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिम. हाईलाइट द फैक्ट दैट व्हाइल वी स्टार्टेड ऑफ एज अ फेयरली कंटेंडेड egalitarian people, we have progressively degenerated into materialism. This was one of the points, but not the whole essence. That was not the reason.
देखिए इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि उसने पैसेज में लिखा क्या है, इसमें ये पूछा है व्हाट वाज हिज मेन गोल, व्हाट वाज द मेन पॉइंट ही वांट टू पुट थ्रू, मेन पॉइंट वो जो पुट थ्रू करना चाह रहा था थ्रू इज ऐसे, होल्ड अ मिरर टू एन एक्विजिटिव सोसाइटी with examples of other communities that have chosen successfully to be non-materialistic. एग्जाम्पल्स हैं दूसरी सोसाइटीज के जो नॉन मटीरियलिस्टिक हैं. एक्विजिटिव सोसाइटी मतलब जो चीज़ें एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उसमें लिखा है ना एक जगह पे, दे वर नॉट टू एक्यूमुलेट थिंग्स, दे हैड चॉइसेस, दैट वाज, और उस सब के ऊपर दे हैड फ्रीडम, राइट. तो दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स दैट वी हैव. डी को देखते हैं, काउंटर गैल्ब्राइथ्स पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ अ कैपिटलिस्ट ट्रैजेक्टरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. गैल्ब्राइथ के पेसिमिस्टिक व्यू को काउंटर आर्ग्यू करने वाला पॉइंट हमको कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो आर आंसर बिकम्स सी, बिकॉज ही वांटेड टू शो अस दैट यस वी हैव सम फ्रीडम. देखिए यहां पे लिखा है ना लास्ट में, येट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम अप्रिशिएटिंग साइलेंस एफर्ट टू शो, Salin's effort to show that if we want to conjure new possibilities, we need to learn about actually inhabitable worlds. यानी कि जो दुनिया में लोग रह रहे हैं, जो लोग इस तरीके से जी रहे हैं, हमको उनके बारे में और सीखना चाहिए. नेक्स्ट, द ऑथर मेंशंस तंजानियाज हासदा कम्युनिटी. मैंने ट्राइब बोला था, उसका मेंशन आ गया. दिस इज कम्युनिटी टू इलिस्ट्रेट, वो क्या दिखाना चाहता है. उसमें एक चीज थी याद है, हासदा ऑफ तंजानिया वर यू नो दे वर सराउंडेड बाय फार्मर्स, बट दे ऑलवेज रिजेक्टेड देम एंड दे नेवर एक्सेप्टेड द एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ. First, the hunter-gatherer communities subsistence level techniques equipped them to survive well into contemporary times. Survival के बारे में बात नहीं की गई है. How pre-agrarian societies did not hamper the emergence of more advanced agrarian practices in contiguous communities, ऐसा भी नहीं दिया हुआ. That foragers communities lifestyle derived not from ignorance about alternatives but from their own choice. उसमें लिखा हुआ है पैसेज में कि ऐसा नहीं था कि उनको मालूम नहीं था कि दे कैन डू दिस और नॉट. दे न्यू दैट दे हैव एन ऑप्शन ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, बट दैट वाज देयर चॉइस टू नॉट डू दैट एंड परस्यू देयर ओन लाइफस्टाइल दैट दे हैड बीन डूइंग फॉर मेनी years. So this is our answer, this should be our answer, but we'll confirm it after reading the last option. How two vastly different ways of living and working were able to coexist in proximity for centuries. प्रॉक्सिमिटी ऑफ सेंचुरी और सर्वाइवल और इसकी बात नहीं की गई है, को लिविंग को एग्जिस्टेंस की बात नहीं की गई है. नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द पैसेज मेंशंस गैल्ब्राइथ द एफ्लुएंट सोसाइटी टू शो हाउ गैल्ब्राइथ्स थ्योरी रिफ्यूट सालिन्स थीसिस ऑन द कंटेनमेंट ऑफ प्री हंटर गैदर कम्युनिटीज. ऐसा नहीं है. Contrast the materialistic nature of contemporary growth pathways with the pacifist content ways of living among the foragers. ये भी नहीं mentioned है. Document the influence of Galbraith's cynical views on modern consumerism on Salin's analysis of prehistoric societies. ऐसा भी नहीं है. It is a documentation of Galbraith's cynical views on modern consumerism, लेकिन not on Salin's analysis of prehistoric societies. This is not given. Right, documentation of the other point is given but not on Salin's analysis of prehistoric societies. एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर करेक्ट है हमारा, पढ़ के भी देख लेते हैं. शो हाउ Salin's views complemented Galbraith's criticism of the consumerism and inequality of contemporary society. See, यहाँ पर लिखा हुआ शो हाउ Salin's views complemented. That means it added the depth to Galbraith's criticism. अगर हम Galbraith का जो criticism दिया हुआ है, जो उसने अपने ऐसे या बुक में लिखा हुआ है, उसको अगर देखें और सालिन के व्यू को साथ में रखें, तो सालिन का व्यू उसको उसमें डेप्थ ऐड करेगा. इट विल कॉम्प्लीमेंट इट, इट विल सपोर्ट इट, राइट. सो दिस इज वाई दिस शुड बी आवर आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. And I believe this is the last question.
द ऑथर ऑफ द पैसेज क्रिटिसाइजेस सालिन्स एसे फॉर इट्स, 2 पॉइंट्स के लिए क्रिटिसाइज किया है सालिन का एसे। यहां पे viewed in today's context, of course not every aspect of the essay has aged well. While acknowledging the violence of colonialism, racism, dispossession, it does not thematize them as heavily as we might today. मतलब कि जैसा जितना बुरा हम मानते हैं colonialism को, उतना ज़्यादा बुरा सालिन नहीं मानता था। माना कि उसने कुछ चीज़ें मेंशन की, बट इट डिड नॉट बिलीव अ लॉट इन देम। आगे, rebuking evolutionary anthropologists for treating present day foragers as left behind by progress, it too can succumb to। माना कि रेवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो लोग क्या कर रहे हैं, आज के जो फॉरेजर्स हैं उनको लेफ्ट बिहाइंड बाय प्रोग्रेस बोल रहे हैं। सालिन का व्यू भी ऐसा हो सकता था, दैट इट कुड गिव इनटू सबमिट इनटू द टेम्पटेशन टू यूज देम एज प्रॉक्सीज फॉर पैलियोलिथिक एरा। मतलब कि फॉरेजर्स को हम पैलियोलिथिक ही रेफर करने लग जाते, तो जो कि गलत था। तो 2 पॉइंट्स में क्रिटिसाइज किया हुआ है, एंड लेट अस सी कि क्या वो दोनों पॉइंट आ रहे हैं या कोई एक पॉइंट आ रहा है। कर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेसिज्म एंड कोलोनियलिज्म ऑन सोसाइटीज, दिस इज गिवन, अभी पढ़ा हमने, दिस इज गिवन। सेकंड, outdated values regarding present day foragers versus ancient foraging communities, no, this is not given। outdated values नहीं है, it is succumb, that means to give in or submit, ये चीज नहीं है। next, critic of anthropologists who disparage the choices of foragers in today's society, no, he was not a critic for this। failure to supplement its thesis with robust empirical data, he has shown many examples that are offering a lot of things in his support, so this cannot be the answer। our answer is only the first one, that is cursory treatment। cursory is pointing, cursor, computer laptop का cursor देखा है ना, it is a pointer that is there on the screen, correct। तो it is the cursory treatment of the effects of racism and colonialism on societies। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, cursor means what। तो option A becomes our answer, right। so remember that is how you solve all of your reading comprehension। एक चीज याद रखिए, according to my analysis, अगर 2023 जैसा पेपर आता है तो आरसी सेक्शन में there were 16 questions। if I talk about timing, 24 minutes में 12 to 14 questions could have been attempted with an accuracy of at least 10 questions correct। and since we are attempting 12 to 14, तो 10 to 12 questions correct at least, depending on your attempt। अगर 12 अटेम्प्ट कर रहे थे तो 10, हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस का मार्जिन था इसमें, उससे ज़्यादा हमारी गलती होती नहीं अगर हम ध्यान से पढ़ते, ध्यान से चीज़ें करते। बाकी जो चीज़ें हैं, जो VA का पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड विल सी कि 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हम ईजिली बना पाते, राइट, एंड इन व्हाट स्टिपुलेटेड टाइम वी कुड हैव डन दैट, ऑलराइट। So students, remember, it is practice time now। now there are only and only 55 days left for your exam। this is a calculated time because इसमें 5 दिन दिवाली की छुट्टी हुई मान ली गई है। 19 से स्टार्ट करोगे, 23rd तक दिवाली मनाते रहोगे, उसके बाद मतलब 22nd को रियलाइज होगा कि पेपर के लिए भी पढ़ना है, करेक्ट। 23 को जाकर के मूड में आओगे कि वापस चलो फेस्टिवल खत्म हो गया, राइट। तो दैट इज हाउ यू नीड टू स्टडी फॉर योर सेल्फ। अब देख लीजिए 55 डेज हैं, हाउ यू कैन गारंटी योर सेल्फ 99 परसेंटाइल इन VARC। आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं वीडियोस में, उन सबको देख सकते हैं। आई हैव आस्क्ड क्वेश्चंस इन इट, यू कैन put your answers in comment boxes so that we can see whether your answers are correct or not, and you can also contact us for clarifying any doubts as well, all right। thank you so much, keep practicing, thank you।